हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आज हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब पर यूजर हैं तो सबके साथ इसको शेयर करो, अपने स्टेटस में शेयर करो, फेसबुक शेयर करो, सब लोगों के साथ शेयर करो। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कहा गया है समझिएगा। क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या, इसको जरा सा आप समझो। सपोज दैट यहाँ पे हमने कोई ये एक बॉडी मान ली। ठीक है, चलिए हम दूसरे कलर का लेते हैं। हाँ ठीक, तो ये हमने कोई बॉडी मान ली। अब अगर हम मान लें कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम इनफाइनाइट से यहां पर लेके आ रहे हैं, इस सरफेस पे टच करा रहे हैं, तो बताइए यहां पे कोई वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है अभी ये न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसके लिए Q इक्वल टू जीरो है। लेकिन क्या होगा जब हम ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इस सरफेस को दे दे इस बॉडी को, तो ये जो चार्ज होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जो चार्ज ये यहाँ आया है, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। यानी अगर हमने मान लिया क्यू चार्ज दिया होगा, तो अब ये बॉडी क्यू चार्ज हो चुकी है पॉजिटिवली। ये बॉडी पॉजिटिवली क्यू चार्ज हो चुकी है। अब अगर हम कोई दूसरा चार्ज, मान लिया कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहां तक लाएंगे, तो अब क्या होगा? चूंकि ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये इसको रिपेल करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये अब आने नहीं देगा इधर। तो इधर लाने के लिए अब हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात आपको कि वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। अगर ये जैसे फर्स्ट केस में क्या था, ये चार्ज नहीं था तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ये फर्स्ट केस था। लेकिन जब कोई वर्क नहीं करना पड़ा, हमने इसको टच कराया तो ये चार्ज हो गया। अब जब हम दूसरा चार्ज लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो हम कितना काम करते हैं? मान लीजिए सपोज दैट हम 1 कूलाम का चार्ज इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इसके सरफेस तक लेके आ रहे हैं, तो हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो यहीं से पोटेंशियल की डेफिनेशन निकल के आती है W अपॉन Q। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यूनिट पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बात समझे। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा। तो इस पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? तो V इक्वल्स होता है W अपॉन Q, यानी इसकी एक यूनिट बनी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। और दूसरी यूनिट क्या होती है SI यूनिट? तो वो होती है वोल्ट। आ गई बात समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अभी हमने क्या कहा था, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि पहले से ही यहां पे कोई चार्ज रहा होगा। सपोज दैट ये मान लीजिए कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे बन जाएंगी दिस वे। ठीक, अब ये होगा क्या समझिएगा। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पे है, तो अब एक पॉइंट हमने मान लिया ये A है, दूसरा पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे B है।
अब किसी स्मॉल चार्ज को, ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल चार्ज। अब मान लीजिए कोई ये स्मॉल चार्ज है, ठीक, ये स्मॉल चार्ज। अब इसको हम यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट ए से, ठीक है, समझिएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो अब भी हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसकी वजह से इस पे चार्ज पे लगेगा फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो देखिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज निगेटिव है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में, और अगर माइ नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब इस फोर्स की वजह से हमें करना पड़ेगा काम। तो हम जितना काम करेंगे वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके लिए भी सेम ही फार्मूला है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे हम इनफाइनाइट से ला रहे थे, यहां पर हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लेके जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ओके। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। क्या? जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और जो निगेटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है, निगेटिव चार्ज का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ होता है। और इंपॉर्टेंट बात, जो चार्ज मूवमेंट है, बात ध्यान समझिएगा, जो चार्ज मूवमेंट है ये तभी तक पॉसिबल होगा जब तक दो बॉडीज के चार्जेस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जैसे देखिए, यहां पे मैंने दो बॉडीज बनाई है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। अब हमने किया क्या कि इन दोनों को किसी वायर के थ्रू हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमने इस वायर के थ्रू इसको जोड़ दिया। अब होगा क्या कि चार्ज हाइयर पोटेंशियल से, सपोज दैट इसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, ये हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, ए से बी पे जाने लगेगा। लेकिन ये तभी तक जाएगा जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया जाता है हाइयर पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज को कंसिडर किया जाता है लोअर पोटेंशियल। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कहा जाए कि +5 कूलम और +3 कूलम में कौन सा हाइयर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, तो ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर हम बात करें -3 कूलम और -4 कूलम, तो यहां पर ये लोअर पोटेंशियल है और ये हाइयर पोटेंशियल है। कुल मिला के आप ये समझो कि बड़ा नंबर हाइयर पोटेंशियल होता है, छोटा नंबर लोअर पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इन दोनों में चार्ज भले ही सेम हो, ए और बी में चार्ज भले ही सेम हो, मतलब इसमें भी +5 कूलम है, इसमें भी +5 कूलम है, लेकिन अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम नहीं है तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या है? तो अभी आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले पढ़ा था अमीटर। क्या पढ़ा था? अमीटर। अमीटर से हम क्या मेजर करते थे? करंट। ठीक वैसे ही वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? तो वोल्ट मीटर मेजर्स करता है पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जहां भी अगर पीडी लिखा होता है तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं। यहाँ पे बगल में फिगर बना हुआ है। अमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे? सीरीज में।
और वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से पैरेलल में। सपोज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे इसके दोनों एंड अटैच किए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। सबसे पहली चीज कि इसको किस लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। दूसरी चीज कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जल्दी से वीडियो शेयर कर दो। ठीक है। तीसरी चीज, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। फोर्थ मार्क्स की जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, ठीक है, फॉर बीइंग आइडियल, तो आइडियल के लिए जो आर होता है रेजिस्टेंस, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। फिफ्थ चीज, अब यहाँ पे फिफ्थ क्या है समझिएगा, इसमें करंट जो है, इसमें से पास होने वाले करंट वो लगभग जीरो होनी चाहिए, जितना कम से कम हो सके। जैसे जो भी करंट इधर आ रही है, इसका मैक्सिमम पार्ट इससे पास होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस से पास होना चाहिए, ना कि इस वोल्टमीटर से पास होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वोल्टमीटर के बारे में ध्यान रखना। पहली चीज, इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, और आइडियल वोल्टमीटर होने के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, इसमें करंट मिनिमम या जीरो होनी चाहिए लगभग। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से वी बना होता है वोल्टमीटर में, इसके अंदर। क्लियर है। और अगर हम बात करें सर्किट में, तो सर्किट में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है फॉर सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, समझिए ध्यान से। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताता है कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन किया गया। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों में अंतर क्या है, देखिए अभी यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। पहले देखो, जब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इसमें यहाँ पे देखिए आप, हर एक रेजिस्टेंस इन्हीं दोनों पॉइंट से कनेक्ट है। हर एक रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दोनों इन्हीं पॉइंट से कनेक्ट। देखिए ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट। ठीक। जबकि सीरीज में देखिए, इस रेजिस्टेंस का एक एंड इधर है, तो दूसरा एंड इससे जुड़ा हुआ है अगले रेजिस्टेंस से, और इसका दूसरा एंड उसके अगले रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑर्डर बनता है, ये कौन सा बनता है, सीरीज बनता है। पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, इक्वल होता है फॉर ऑल रेजिस्टेंस। लेकिन सीरीज में क्या सेम होता है, तो सीरीज में करंट इक्वल होती है फॉर ऑल रेजिस्टेंस। यहाँ वोल्टेज इक्वल रहता है, यहाँ पे करंट इक्वल। क्यों करंट इक्वल रहता है, देखो ये करंट जैसे आई जा रही है, तो आई ही सब में से जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे आई करंट जाएगी, तो बताइए यहाँ से डाइवर्जेंस आ गए हैं, तो कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, इसलिए करंट अलग अलग होगी। और किस पथ पे कितनी करंट जाएगी, ये बात डिपेंड करती है उसके रेजिस्टेंस पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में जो इसका टोटल रेजिस्टेंस बनता है, वो होता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इसकी डिटेल एनालिसिस देखनी है, तो ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं। यहाँ जो सीरीज में बनता है, वो होता है R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गई बात, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी। अब समझिए, अगर मान लीजिए ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल में जो फार्मूला आता है, वो आता है R अपॉन N। R अपॉन N ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, अगर मान लीजिए R1 R2 R3 ना होकर के सभी R होते, तो उस केस में जो पैरेलल बनता, वो बनता R/3। और सीरीज के केस में अगर सभी बराबर होते हैं, तो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है, वो बनता है NR। यानी अगर ये R1 R2 R3 ना होकर के सभी R होते,
तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनता वो बनता 3R। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे सर्किट्स, मतलब बेस्ट सर्किट्स लाएंगे और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट उससे भी पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।